अभी वॉइस आ रही है क्या ऋषि? नो वॉइस, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अभी वॉइस है क्या? राइट नाउ द वॉइस इज देयर, वॉइस वॉइस है अभी? आ गई आ गई शार्दुल आ गई, चलो वेरी गुड बेटा। तो अब मैं पहली बात कर लेता हूं। आज का ज्ञान है आपके द्वारा की जाने वाली बहुत कॉमन 5 मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए। आप लोग बहुत कॉमनली 5 मिस्टेक जो करते हैं वो क्या क्या आपसे हो जाती हैं, कैसे कैसे होती हैं, उनको अपन को किस तरीके से ध्यान देना है, उन सब चीजों पे थोड़ी सी चर्चा है। 15-20 मिनट का ज्ञान है आपको, जल्दी से जल्दी आप देखिए और अपने जीवन शेड्यूल को स्टार्ट करिए वापस से। लेकिन एक छोटा सा ज्ञान, मॉर्निंग ज्ञान जरूरी है, तो आज एक मॉर्निंग ज्ञान दे दिया जाए। तो मॉर्निंग ज्ञान में आपको क्या समझना है पहले बता देता हूं। पहले एक बार मैं अपने बारे में बताता हूं। दोस्तों मेरा नाम है शिवेंदु मिश्रा, एक मैं आईटी ग्रेजुएट हूं, आप सभी को पता है, और काफी सालों से पढ़ा रहा हूं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये हमारे इस चैनल एफटीपी चैनल का इसका वो है टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो शिफ्ट फिजिक्स के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड अब पॉइंट आ रहा है कि हमसे होता क्या। इस कोटा कोचिंग के अंदर हर साल लाखों विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, और इस पूरे भारत में लाखों लोग हर साल जेई की तैयारी करते हैं। उस लाखों के सफर की शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, और कई बार यह देखा भी जाता है कि जिस जुनून, जिस पैशन, जिस डेडिकेशन, जिस डिवोशन, जिस आत्मविश्वास के साथ वो अपने इस जर्नी को शुरुआत देते हैं, अगर वो जुनून, वो जील मेंटेन कर ली जाए तो आदमी का सिलेक्शन हो जाता है। पहले कुछ मिथ मैं यहां पर तोड़ना चाहता हूं, कुछ मिथ मैं तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आजकल एक जो मिथ आ जाते हैं बच्चों के मन में कि सर जो जल्दी तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, जो लेट तैयारी करते हैं उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम होती है, जो सर हम लेट हो गए बहुत ज्यादा तो क्या अब मेहनत करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्या 1 साल में मेहनत करने से हो जाता है, क्या 1.5 साल में हो सकता है, क्या 2 साल ही लगते हैं, क्या 3 साल पढ़ना पड़ता है। कई सारे ऐसे मिथ हैं। देखिए 11th-12th अगर आपने बहुत तमीज से पढ़ लिया, 2 साल में आपका सिलेक्शन हो सकता है। भले ही आपने 10th तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो 11th-12th अगर आप 100% डिवोशन के साथ करते हैं तो आपका 100% लेवल पे सिलेक्शन होता ही होता है। आपके डिवोशन आपकी जिम्मेदारी रखता है। 9th-10th से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अनडाउटेडली उस 11th-12th की मेहनत थोड़ी सी कम भी होती है, तब भी सिलेक्शन हो जाता है। और अगर 11th-12th में डेडिकेशन बहुत शानदार रहता है तो आप अंडर 100 रैंक लाने की कैपेसिटी में आ जाते हैं। तो यस, अंडर 100 लाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, अंडर 50 आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यस, वो जो पॉसिबिलिटीज है वो इंक्रीज होती है जब आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक स्पैन ऑफ टाइम के लिए, एक काफी समय के लिए, जब आपने 9th में स्टार्ट किया, 10th में स्टार्ट किया और ये एग्जाम आपको 12th में देना है, तो 3-4 साल एक चीज को दिमाग के अंदर मेंटेन करके चल पाना, इसमें भी बड़े चैलेंजेस होते हैं। और इस दौरान कई सारे बच्चे बहुत फंडामेंटल मिस्टेक्स करते हैं, जिसके कारण वो अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण वो अपने उस सिलेक्शन जहां पर वो पहुंच सकते हैं उसको बहुत परेशान कर देते हैं एक्चुअली। आप सभी लोग जब डे 1 पे आते हैं तो कंसंट्रेशन लेवल अगर आप अपना देखेंगे तो बड़ा शानदार होता है। कोई कहीं नहीं देख रहा है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। जब डे 1 की बात होती है, फिर धीरे धीरे आपकी ये जीवन कब कोटा फैक्ट्री के जीवन में कन्वर्ट हो जाता है ये आपको भी नहीं पता होता है। तो कई बार आप प्रारंभ बड़ा अच्छा होता है, प्रारंभ बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अंत नहीं अच्छा होता है। तो जो प्रारंभ होता है उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल पाता है। उस दौरान कुछ बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स आप करते हैं। क्या करते हैं आज उसी की चर्चा है, ताकि इस प्रारंभ से अंत तक के सफर को किस कंसिस्टेंटली आप फुलअप करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये उस पर कुछ बेसिक बातें, 5 फंडामेंटल मिस्टेक्स जो मैंने सोचता हूं कि बच्चे करते हैं, और उन्हीं पर हम चर्चा करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहली मिस्टेक होती है कंसिस्टेंसी। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक अ पर्सन यूज्ड टू डू। This is the first mistake. हाँ, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
पहली मिस्टेक होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सबसे पहला मिस्टेक क्या हो गया, आपने कहा देखो सर कंसिस्टेंसी जो होती है किसी भी पर्सन का क्या होता है कि जब डे 1 पे वो पढ़ाई स्टार्ट करता है तो वो काफी इफेक्टिवली काम कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, चीजें आगे होती हैं, उसका वो डेडिकेशन कंसिस्टेंट नहीं रह जाता है, उसकी वो जुनून कंसिस्टेंट नहीं रह जाता, उसकी जो इच्छा थी, जो आत्मविश्वास था, जो वो लेके आया था कि मुझे ये बनना है, मुझे IITian बनना ही बनना है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आप उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपने एम के साथ। जैसे जैसे आपको आगे आती हुई डिफिकल्टीज दिखाई पड़ना स्टार्ट होती हैं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट आपको दिखाई पड़ना स्टार्ट होते हैं, आप अपने आप की कंसिस्टेंसी को लूज कर देते हैं। पहले आप 10 घंटे पढ़ाई करने का उद्देश्य लेके आए थे, एक दिन दोस्त ने कह दिया चलो घूम के आ जाते हैं, आप चले गए, आपका 10 घंटा वहीं कहीं खराब हो गया, आप उस दिन 2 घंटे पढ़ पाए, अगले दिन आपने भले उसको रिकवर करने के लिए 12 घंटे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये प्रोसेस इतनी ज्यादा रैंडम हो गई कि कभी ज्यादा पढ़ रहे हैं, कभी कम पढ़ रहे हैं, तो कभी होमवर्क छूट रहा है, कभी होमवर्क हो रहा है। इस प्रोसेस में बहुत सारा परेशानी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है प्यारे बच्चों, वो होती है कंसिस्टेंसी की मिस्टेक। पहली मिस्टेक होती है बच्चों कंसिस्टेंसी की मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक जो होती है, कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि आप लोग अपने टाइम या स्टडी टाइम जो होता है इसको मेंटेन नहीं करते। मैं बहुत क्लियर बोलूंगा, आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ा, एक दिन 4 घंटे पढ़ा, और आप डेली 6-6 घंटे पढ़िए, 7-7 घंटे पढ़िए, ज्यादा आउटपुट किसमें मिलेगा पता है आपको, जब आप डेली 7 घंटे पढ़ते। आप मत पढ़ो एक दिन 10 घंटे, वो एक दिन का 10 घंटे का आउटपुट नहीं निकल के आता है, वो सिर्फ आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होती है, आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हो कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी है। अब 10 घंटे में 3 घंटे तुम यही सोच रहे थे कि 1 घंटा कब पूरा होगा, घड़ी देख रहे थे तुम लोग। वो आदत नहीं होती है, हम टाइम काटने लग जाते हैं, हम खुद को सेटिस्फाई करने लग जाते हैं, हम यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे होते हैं, हमको लग रहा होता है कि हमने पढ़ाई करी है। ये सब मिथ है, इस चीज को छोड़ना थोड़ा सा। कंसिस्टेंसी बहुत इमीडिएटली ब्रेकडाउन लेती है और ये ब्रेकडाउन आपको आगे बहुत परेशान करता है। तो कंसिस्टेंसी से बच्चे बचिएगा, अपने टाइम को मेंटेन करिएगा, अपना स्टडी टाइम का ग्राफ ऐसा दिस शुड नॉट बी योर स्टडी टाइम ग्राफ। और एक्चुअली ग्राफ ऐसा होता भी नहीं है। कई बच्चों ग्राफ पता कैसा होता है, कई बच्चों ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, मान लीजिए 10 घंटे पहले बार आए, यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, और फिर ये नीचे, 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 नीचे ऐसे पहुंच जाता है ग्राफ, और फाइनली उनका होता है 1 घंटे दिन में पढ़ते हैं, वो बीच बीच में हिलोरा ले रहे होते हैं, यूं 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 यूं, और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाता है ग्राफ। अब सोचो ना कि यार ये बहुत, आप मत करो 10 घंटे स्टार्ट, आप स्टार्ट करो सिंपल, आप 7 घंटे स्टार्ट करो, लेकिन ग्राफ को मेंटेन करो, फिर धीरे धीरे उठ सको तो उठाओ, लेकिन ये मेंटेन करो 7 आवर पे, ये मेंटेन करो 8 आवर्स पे, उसको मेंटेन करो। उस 7 घंटे को 7 घंटे की तरह जियो, उस 7 घंटे को 7 घंटे की तरह दो, मतलब वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। वो अगर 7 घंटे की तरह नहीं दिए गए, वो 10 घंटे की पढ़ाई और जिसमें आपने घड़ी देखी, जिसमें आप इधर से उधर भाग रहे हैं, जिसके आप ये सोच रहे हो कि यार 2 बज जाए फिर उठेंगे, अगर इस तरीके से पढ़ाई हो रही है ना तो गलत है। मैं पहले बता देता हूं, ये दिमाग में मिथ मत पाल के चलना, और ये कभी मत सोच लेना इस बात को कि सर 2 बजे उठूंगा मैं। 2 बजे उठने का जिसने अलार्म लगा लिया वो पागल आदमी। टाइम बाउंड पढ़ाई थोड़ी ना करते हो, पढ़ाई होती टारगेट बेस्ड। यार आज S1 निपटानी है, आज HCV का सारा होमवर्क निपटा लेंगे, पहले ये सारा होमवर्क कंप्लीट करना है तब उठेंगे। टाइम आप देख सकते हो, टाइम के साथ आप वर्कआउट कर सकते हो, टाइम के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आपने घंटे डिफाइन कर दिया कि 2 घंटे 2 बजे उठना है और पढ़ाई का लेवल डिफाइन नहीं किया,
तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप चीजें छोड़ते चले जाते हो और नहीं हो पाई नहीं हो पाई नहीं हो पाई, और धीरे धीरे आप टाइम काटने की कोशिश करते हो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देखो, जब आप कुछ भी गलती करते हो, मैं एक बहुत फंडामेंटल बात बताऊं, जब आप छोटी सी गलती करते हो ना, अंदर दिल धक 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 बोलता जरूर है आपसे। क्या बोलता है? कि अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, अरे माँ बाप का पैसा डुबो रहे हैं। अपने आप आपका दिल आपको बोल देगा कि यार कुछ गलत कर रहे हो, अपने आप बोलेगा। फिर आप क्या करते हो? फिर आप उस दिल को सेटिस्फाई करते हो। कैसे सेटिस्फाई करते हो? खुद दिल को ज्ञान देते हो आप। अरे यार दिन में घूमना भी तो जरूरी है, अब घूमेंगे नहीं तो फिर माइंड फ्रेश नहीं होगा। सोचिएगा, आप अपने दिल को लॉजिक दे रहे हैं, आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हो, आपको क्लियर है कि भैया इस बार यार घूमने की जरूरत नहीं थी। आपके दिल ने बोला यार गड़बड़ किया तुमने, यार घूमना नहीं जाना चाहिए था, इतनी देर कौन घूमता है, क्या जरूरत है अभी घूमने फिरने की, जो भी आप कर रहे हैं जिसमें भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया, या इतनी देर तक फोन में बात करने की जरूरत नहीं थी, इतनी देर तक मूवी देखने की जरूरत नहीं थी। अब लेकिन आप दिल को क्या सेटिस्फाई कर रहे हो? बैक ऑफ द टाइम आप दिल को सेटिस्फाई करना स्टार्ट करते हो। और आप वंस यू स्टार्टेड सेटिस्फाइंग योर हार्ट, एक चीज मैं बता दूं, अगर आप दिल की बात सुनोगे आप गलत नहीं करोगे। सब कोई भी बच्चा हो, कितना नालायक से नालायक बच्चा हो, उसको अंदर अंदर ये पता होता है कि यार ये कुछ गलत कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ के साथ सही नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो क्या करता है? वो अपने दिल को फिर सेटिस्फाई करता है। अरे यार यही नहीं करेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे, यार जिंदगी ये थोड़ी ना है, मैं ये थोड़ी ना करूंगा, यार मुझे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है, अरे यार ऐसा भी तो करना होता है। फिर क्या होता है? आप इन सब चीजों से अपने दिमाग को स्टेबलाइज करते हो कि यार हमने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसा मत सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज सबसे पहले, फियर क्रिप्टॉन ऐसा क्यों बेटा? लक्ष्य बेटा, जो प्रीमियम का सिलेबस है उसका जो है वो अभी प्रशांत जैन वाले बैच का हो रहा है, इस वाले बैच का नहीं है। इस वाले बैच का जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा बेटा। हेलो बेटा देवरंजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले कोशिश करें कि आपका दिल जैसे आपको बोल रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, उस दिशा में मत जाओ यार, मान लो बात। अपने आप आपका दिल आपको सब कुछ सही सही बताता है कि यार गलत मत करो। जब वो बोले ऑल इज वेल, तो मान लेना कि आपकी डायरेक्शन सही है। दिल को सेटिस्फाई मत करिएगा। अगेन इसको हम सिर्फ सूडो सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सूडो सेटिस्फैक्शन। सूडो सेटिस्फैक्शन मतलब जो होती नहीं है लेकिन दी जाती है। कुछ भी पढ़ाई नहीं करी पूरे दिन में, यूट्यूब पे बैठ के एक वीडियो देख लिया किसी का कि सर देखो हमने आज, चलो कम से कम मैंने ईएमआई की न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने वहां उनसे पढ़ लिया। कोई लॉजिक नहीं इन सब बातों का। जहां पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, ये फालतू चीजें मत करें। बेटा आज की स्पेशल क्लास अभी नहीं है, अभी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी आज जेई का रिजल्ट आ रहा है तो उधर की तरफ जेई का पेपर है पहला, इसलिए अभी मैंने स्पेशल क्लास प्लान नहीं करी है, वो उस तरफ की तरफ प्लानिंग होगी, मैं भी बता देंगे, ठीक है। रैंडम मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, रैंडम मोशन मत करिएगा। मैं हर बार बोलता हूं जो पार्टिकल रैंडम मोशन करता है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, उसकी नेट वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, ये हमेशा। एक दिन जोश आया, मैथ्स पढ़ेंगे मैथ्स पढ़ेंगे मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स उनसे पढ़ ले उनसे पढ़ ले उनसे पढ़ ले, 4 लोगों से मैथ्स पढ़ के आ गए एक दिन के जोश में। एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स, इनकी क्लास भी अटेंड कर ली, उनकी भी कर ली, वो भी कर लिया, फिर फिजिक्स छूट गई, फिर मैथ छूट गई। अब आप अगर खुद को देखोगे ना, तो जितना आपका मोशन रैंडम होगा, अनऑर्गेनाइज होगा, आप कभी भी अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और ये बहुत कॉमन गलती होती है, सबसे कॉमन, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों। क्या वो क्या कर देते हैं कि सर हम तो कभी इधर है कभी उधर है, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। अरे क्यों देख रहे हैं इधर उधर यार? एक कंसिस्टेंट है उसको फॉलो करो और उसी के पीछे लगो ना यार। क्या जरूरत है कि आज तुम कुछ रैंडमली कुछ और काम करके आगे? क्या जरूरत है रैंडमली आपको मैथ्स में आज ज्यादा वेटेज देने का? रैंडम मोशन बंद करना है, रैंडम मोशन बंद करना है। कभी डिसाइड कर रहे हैं जे एडवांस करना है, कभी डिसाइड कर रहे हैं एनएससीपी करना है, कभी डिसाइड कर रहे हैं ये करना है, कभी डिसाइड कर रहे हैं ये करना है। स्टार्ट किसी का नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस किसी में नहीं दे रहे हैं, जबकि ये क्लियर कट पता है कि यार सभी में फिजिक्स का सिलेबस सेम है। व्हाई आर यू वरिंग अबाउट?
कई बार कभी एस्ट्रोनॉमी का सिलेबस देखे जा रहे हैं, कभी फिजिक्स का ओलंपियाड का सिलेबस देख रहे हैं, कभी जेई का सिलेबस देख रहे हैं, कभी किसी की बात सुन रहे हैं, कभी किसी की बात सुन रहे हैं, और इसी में पूरा टाइम निकला जा रहा है। बहुत समय बाद एहसास होता है कि यार हमने फिजिक्स में एक टॉपिक 10 आदमी से पढ़ा है। बहुत समय के बाद एहसास होता है कि हमने फिजिक्स में एक टॉपिक 10 लोगों से पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, एक आदमी से 10 टॉपिक पढ़ते तो वो तैयार हो जाते। एक टॉपिक 10 आदमी से पढ़ के आ गए हो, कंफ्यूजन लेके आए हो। हर टीचर ने, हर एजुकेटर ने अपने हिसाब से तुमको पढ़ा दिया है, अब तुम खुद ही कंफ्यूज घूम रहे हो हर चीजों में। नहीं जरूरत है इन सब चीजों की, नहीं जरूरत है। अपनी टीम, अपने एजुकेटर को फिक्स करो, अपनी टीम को फिक्स करो, उसके साथ आगे बढ़ो। रैंडम मोशन बंद करो। रैंडम मोशन से जितना ज्यादा समय खराब होता है उतना किसी को नहीं पता, और ये आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत बार आपको ये पता ही नहीं चलता है और आपका समय बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बात समझ में आ रही? लक्ष्य बोला यस बेटा, बहुत ज्यादा। और ये आता है थर्ड पॉइंट, गिव अप एटीट्यूड। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग लगभग, मतलब मोटा मोटा बात भी कर लें, 12 लाख 15 लाख, तो 12 lakhs में 12,000 लोग के लगभग आपका सिलेक्शन होगा जाके, जो पहुंचते हैं। मतलब ठीक ठाक एनआईटी आईआईटीज की बात करें तो 12,000 लोग, तो 12 लाख। बता देना सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं यार, सही लिखा चाहिए। 12 लाख में से 12,000, ये तो कहानी है। तो इसका मतलब यहां का अगर डिफरेंस देखोगे तो 11 लाख, यहां से 12,000 अगर चले भी जाते हैं तो 11,88,000 बच्चा बचता है। मतलब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 11,88,000। तो इनको तो आपको हटाना है ना, इनको जब आप हटाओगे तभी तो आप 12,000 में आओगे। तो अब अगर 12 लाख में से 12,000, मतलब एक रैंडम सा डेटा लेके मैं बात करूं तो 11,88,000 लोगों को पीछे छोड़ना है। और आपके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि अरे सर ये नहीं हो पाएगा, ये क्या पूछ रहे, ये तो पूछ नहीं था सर, इतनी मेहनत कैसे कर पाएंगे। आप एम कर रहे हो 11,88,000 लोगों को पीछे करने में 12 लाख में से, और आप ये सोच रहे हो कि चीजें बिल्कुल वैसी ही हो जाए जैसी आप अभी तक करते आ रहे हैं, रिजल्ट आपको कम मेहनत में मिल जाए। तो ये नहीं हो सकता है ना। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को बोलता हूं, और बहुत ईमानदारी से इस बात को बोलता हूं। कई बार क्या होता है, आपको सूडो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। आपने क्लास में उस तरह के क्वेश्चन किए और वही क्वेश्चन आपने शीट में कर लिए, तो आपको लगा कि आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेकिन मैं ईमानदारी से आपको एक बात बोल देता हूं कि यहां से यहां पहुंचने के सफर में जितने लोगों को रौंदना पड़ता है ना, उसके लिए आपको बड़ा योद्धा होना पड़ता है। और अगर आप एक बड़ा योद्धा बनना चाहते हैं ना, तो खून तो निकलेगा, खून तो निकलेगा। अगर खून निकलने से डरोगे, अगर लड़ने से डरोगे, अगर इस बात से डरो कि कुछ नया क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नई चीजों को नहीं ट्राई कर पा रहे हैं, जल्दी छोड़ देते हैं चीजों को, तो मान के चलिएगा कि आप इनको रौंदेंगे नहीं, आपके ऊपर लोग चढ़ के जाएंगे, बलि आपकी दी जाएगी। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। आपको अगर इनको रौंदना है, इनके ऊपर खड़े होकर ऊपर पहुंचना है, देखो कोई एक नीचे हो कोई एक ऊपर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिचुएशन होनी। तो अगर आपको रौंदना है, अगर आप आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात ये बहुत क्लियर है कि उनके लड़ना पड़ेगा, उस सिचुएशन में खून बहेगा, जान लगानी पड़ेगी और फिर आगे बढ़े। अगर आप कोई भी काम इजीली कर ले रहे हो, अगर आपको लगा कि सर फिजिक्स बहुत आसानी से हो गई, तो मान के चलिएगा कि या तो आपके पास दिमाग बहुत ज्यादा है, और अगर आपको इस बात पे थोड़ा कम विश्वास है कि सर इतना तेज तो नहीं हूं मैं, तो ये मान के चलिएगा कि मेहनत या उस तरीके क्वेश्चन नहीं किए गए जो आपको जेईई में अपलिफ्ट करेंगे। सेटिस्फाई होना से ज्यादा जब तक आपको ये ना लगे कि यार मैंने वो काम किया है जो जिसकी जरूरत थी, तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी बातचीत नहीं बच्चे, लेकिन ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गिव अप टेंडेंसी जो होती है ना,
ये जीवन में आपको गिरा देती है बच्चे, कहीं पर भी हो। आई एम नॉट मेरा कोई यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इस बात का नहीं है, ये जो फिगर्स हैं ये जरूर जेई को लेके हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहीं से इस बात का नहीं है कि आप सिर्फ जेई की बात करें। जीवन में किसी भी पल की आप बात करेंगे, अगर सबसे अच्छा काम क्या, सबसे आसान क्या है लाइफ में, अरे यार हमसे नहीं हो पा रहा यार, छोड़ो हम नहीं कर पाएंगे, अरे सर हमसे नहीं हो सकता, पापा मम्मी हम नहीं कर सकते ना, हमको नहीं आता, हम क्या करें। इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। सबसे बेहतर हम पापा हम नहीं हो पा रहा, मम्मी हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं होगा, हमारे साथ है दिमाग में। जहां पर कोशिश फैक्टर मिसिंग हो जाता है ना, वहां पर आप मान के चलिए कि आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। आप रौंदे जाएंगे, आपके ऊपर चढ़ के लोग जाएंगे, आप आने वाले समय में लोगों के नौकर हो जाएंगे। किसी भी तरीके से आप जी रहे हो, आप नौकर बनेंगे आगे जाके, कन्फर्म है ये, रौंदे जाओगे। तो अगर नहीं रौंदे जाना है तो गिव अप नहीं करना है, लड़ना है। और जो लड़ता है वो हारता नहीं है, वो हारता नहीं है, वो सीखता है फिर लड़ता है, सीखता है फिर लड़ता है, अल्टीमेटली वो जीतता है, हमेशा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो हार जाए। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखना, वो चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइफ का एटीट्यूड है। गिव अप एटीट्यूड लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। गिव अप नहीं करना है। सर कोशिश तो करेंगे, लेट्स ट्राई। नहीं हो पाएगा, हमने टीचर्स हैं उनसे बात करनी है, हमने बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने स्टूडेंट ग्रुप है, हमारा पीयर ग्रुप है, हमारे मतलब जो भी हैं आपके साथ, सीनियर्स हैं, भैया हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। गिव अप नहीं करेंगे। गिव अप नहीं करेंगे तो जीतेंगे, गिव अप करेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, 3 बात बता दी। चौथी बात पे आते हैं, चेजिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये एक ऐसी बात हो गई है, ये उनके लिए है जो बच्चे थोड़े अच्छे हैं, बच्चे थोड़े अच्छे हैं लेकिन उनको लगता है कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम से सिलेक्शन होता है। जिनको ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट मतलब बच्चा मेरे पास एक कई बार होता है, मतलब आप सभी लोग, आपको ही पता, आप सभी लोग मुझे मैसेज करते हैं, बातचीत करते हैं, लगभग सभी लोग करते हैं बातचीत, सभी से बातचीत होती है। 9th में है, 10th में है, सर पाथफाइंडर लगा लें। मैंने कहा बेटा 12th का जो बच्चा जेई क्वालिफाई कर ले उसने भी पाथफाइंडर नहीं लगाई है, क्यों करनी तुम्हें, कहां से सीखा, किसने बोला। ये सुन लिया कि पाथफाइंडर एक डिफिकल्ट बुक है तो उसको करेंगे, उसको करने सिलेक्शन हो जाएगा, उसके एक क्वेश्चन में 10 घंटे बिता देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे फालतू बात है यार। मतलब आप लोग क्या करते हो ना, सर आईटीएन बनना है, अब आओगे सर ड्राइवर बनना है। अच्छा सबसे डिफिकल्ट क्या है, अरे यार सबसे डिफिकल्ट है प्लेन चलाना। साइकिल चलानी नहीं आती, अभी साइकिल चलानी नहीं आती, साइकिल का बेसिक मैकेनिज्म नहीं पता कि पैडल कैसे घूम रहा है, लेकिन बातें सीधे करते हैं कि सर प्लेन चलाएंगे। सर अभी से हम प्लेन की प्रैक्टिस कर लें क्या, सर ग्लाइडर तो चला ही सकते हैं एटलीस्ट। अरे बेटा पहले बेसिक तो काम कर लो यार, एक फंडामेंटल तो वर्कआउट्स करो ना। मतलब तैरना नहीं आता है, अभी फ्लोट नहीं कर पाते हैं पानी के अंदर, सिंपल वाली बटरफ्लाई वाला वो नहीं कर पाते, और बैक लिफ्ट जो भी होते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक चलाने नहीं आती, स्टंट करने बैठ गए। अरे ये तो इलॉजिकल हो जाता है ना बाबा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम के पीछे नहीं भागना है, सिक्वेंशियल प्रॉब्लम के पीछे भागना है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, कंसेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम से आपका, अगर आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम को चीज करना स्टार्ट करते हो तो आप पैटर्न बाज हो जाते हो। 4 डिफिकल्ट प्रॉब्लम से 4 पैटर्न सीखोगे, उन पैटर्न को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, 5वें को वो भी नहीं अप्लाई होगा, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, सिर्फ छोड़ दोगे, समय खराब हो जाएगा। मैंने इसके लिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम, सॉरी टाइम मैनेजमेंट गलत आ गया, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने, आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बुक्स फॉर एनएसईपी एंड जेईई। इसको जरूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका गेम जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे। मतलब ये सिक्वेंशियल करिएगा बच्चे, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप इरोडो सॉल्व करेंगे तो काम होगा।
भाई मैंने क्लियर बोला, HCV सॉल्व कर लो, कम समय है, HCV सॉल्व करो, शीट सॉल्व करो, सिलेक्शन 100% है। ईमानदारी से बस उतना ही कर लो, नहीं जरूरत है सॉल्व करने की यार, नहीं जरूरत है अभी लानी अभी पहले सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम करो सर अभी, मतलब इस लेवल पे आप लोग हैं कि आपको यही नहीं लग रहा कि सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करेंगे सर AIR 1 आ सकती है क्या, तो मैं क्या बोलूं ऐसे, मतलब कई बच्चे मेरे से बोलते सर क्या मैं AIR 1 ला सकता हूं सर, ऑलरेडी रैंक 10 के अंदर आ सकती है क्या, मैं उनसे बोलता हूं क्या कोशिश करोगे तो क्यों नहीं आएगी, यही बोल सकते हैं। लेकिन मुझे उनको ये समझाना होता है, मैं इसलिए आपको वीडियो के थ्रू इस बात को बोल रहा हूं कि यार बच्चे, जब तक आप पहला स्टेप नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे की बातें मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। वंस यू आर स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, आप लॉजिकल रहते हो। आपने लंबी लंबी छलांगे लगाने की कोशिश करी, बीच में टांगे टूट जानी तुम्हारी, पहुंचना तो ही नहीं तो कंफर्म है टांगे और तोड़ दोगे अपनी, तो वो मत करो, राइट। चलो लास्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। ये दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम जो कई सारे बच्चों के साथ होती है, और ये जेन्युइन बच्चों के साथ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं वो ऊपर की प्रॉब्लम में ही खत्म हो चुके हैं। आप शैतान बच्चा कंसिस्टेंट ही नहीं रहा, खत्म हो गई बात, राइट। मतलब ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब पहला लेवल पे फर्स्ट लेवल ऑफ एलिमिनेशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंसी लूज हो गई, आप मिस्टेक कर चुके हैं, पिक्चर खत्म आपकी। दूसरा उसने सर कंसिस्टेंसी है लेकिन वो रैंडम मूव कर रहा है, कभी इनसे पढ़ रहा है, कभी मतलब पढ़ाई का समय तो दे रहा है लड़का, जो पढ़ाई डिसाइड करी तो वो कर रहा है लेकिन रैंडमली कर रहा है, तो उसका रैंडम मोशन 0, मतलब ये भी गलती मत करिएगा। आपने कहा सर रैंडम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एक ही सर से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो होमवर्क देते हैं तो अपन पूरा होमवर्क नहीं करते सर, अब उसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर गिव अप एटीट्यूड है, हम डाउट नहीं पूछे, हम सेल्फ स्टीम, मतलब गिव अप एटीट्यूड के अंदर डाउट आस्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डाउट आस्किंग। तो आपने कहा सर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब आपने दो चीजें, हम कंसिस्टेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन गिव अप का है, मतलब जहां पर सर हमको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मतलब जो सर ने क्वेश्चन जैसे कराए होते हैं क्लास में वही वाले क्वेश्चन अगर होमवर्क में देते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग आता है तो सर मुझे बहुत डिफिकल्टी ये लगती है और हम फिर छोड़ देते हैं, हम फिर कोशिश नहीं करते हैं ज्यादा, हम छोड़ देते हैं। ये धीरे धीरे इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं लोग भी, गिव एटीट्यूड नहीं रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि चेजिंग डिफिकल्ट वाला, आपने गिव अप एटीट्यूड भी नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर नहीं है गिव अप एटीट्यूड, आप कंसिस्टेंट भी हैं, आप गिव अप भी नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम, आप रैंडमली भी मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातें क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम की सीधे सीधे, एक सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन अब आप चेजिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, आप ये भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मिस्टेक जो आप अगर ये भी नहीं करते हैं तो 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे, कंफर्म है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम should be equally approx distributed among all subject। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि अभी जैसे 9-10 के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं 11-12 के बच्चों की बात कर रहा हूं, कई बच्चे क्या करते थे जिनको एग्जामिनेशन देना है तो वो केमिस्ट्री को टाइम कम दे रहे हैं, मैथ को ज्यादा दे रहे हैं, फिजिक्स को ज्यादा दे रहे हैं, जो समझ में आ रहा है उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, जो कम समझ में आ रहा है उसको कम टाइम दे रहे हैं। तो क्या होता है, उनका टाइम मैनेजमेंट बड़ा कमजोर हो जाता है, या नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम कम है। दूसरी चीज क्या होती है, आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी टाइम शुड बी ग्रेटर देन क्लास टाइम बाय अ फैक्टर ऑफ 2 और 1.5। कम से कम इतना तो फैक्टर रखो, 1 घंटे क्लास करो, 2 घंटे खुद पढ़ो, या 1.5 घंटे खुद पढ़ो, मतलब एटलीस्ट 1.5 का फैक्टर तो रखना ही रखना है एटलीस्ट। ये टाइम मैनेजमेंट अगर गड़बड़ करोगे, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा कर दी, सर मैं फिजिक्स में मैकेनिक्स भी कर लेता हूं, 12th भी कर लेता हूं, 11-12 दोनों पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है सर, ये भी तो कर सकते हैं। नहीं मेरे बच्चे, गलत हो जाएगा। क्लास टाइमिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1.5, डिपेंड अपॉन द क्लास। मैं बोल सकता हूं केमिस्ट्री क्लास है तो आप 1.5 में भी काम चला सकते हैं, मैथ्स की फिजिक्स क्लास है तो एटलीस्ट 2 घंटों को दीजिए आप, तो क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, होमवर्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो ये 2 टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ क्लासेस को मत बढ़ाइए बहुत ज्यादा, अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूट करिए। और टाइम मैनेजमेंट में एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टाइम टेबल ओरिएंटेड मत बनिएगा, क्योंकि वो फेल हो जाते हैं, बन नहीं पाती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक चीज का,
कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस टाइम आपका अपने आप सेट हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो छोटी मोटी दिक्कतें थी 5 स्टेप में बेटा मैंने बताने की कोशिश करी है। इन पांचों को अगर आप मेंटेन करते हो प्यारे बच्चों, तो मैं आपको 100% बोलता हूं कि सफलता मिलेगी। और ये समस्या बेटा सबके जीवन में आती है, मतलब मैं पढ़ता था बच्चे, मेरे साथ भी थी, कोई भी बच्चा पढ़ रहा है वो हर बच्चा ये गलतियां कर रहा है। ये गलतियों का लेवल बढ़ जाता है तो सिलेक्शन उतना कम हो जाता है। गलती सभी लोग करते हैं, लेकिन गलती समय रहते संभाल ली जाती है तो फिर दिक्कत नहीं आती है, समय रहते नहीं संभाली जाती है तो दिक्कत आ जाती है। तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और जो भी आपको दिक्कत लगे कभी भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप सभी को पता है, राइट। और अब जल्दी से अनअकैडमी की बात भी कर लेते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया प्यारे बच्चों, वो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। दिस इज बच्चों माई कोड SM11, सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के लिए। प्राइजेस अब हाइक हो ही रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो SM11 कोड जरूर अप्लाई करें बच्चों, और मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको जो भी परेशानी है मेरे साथ डाउट पूछ के आप उसको क्लियर कर लीजिए। तो फटाफट जिन्होंने प्राइजेस अभी तक नहीं लिए सब्सक्रिप्शन, वो जल्दी से ले लीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड SM11। ठीक है सर, जब खुद से पढ़ेंगे तो क्या? नोट्स 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 हमेशा बेटा ट्राई टू फॉलो योर नोट्स विद क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बुक तभी उपयोग में लें जब आप नोट्स कंप्लीट कर लें, बुक उसके पहले उपयोग में लेने की जरूरत नहीं। इम्तियाज सर 1 ईयर में NSEP क्लियर कर सकते हैं क्या इन क्लास 10th? इम्तियाज नहीं कर सकते हैं तो कोशिश जरूर कर सकते हैं। एक साल में 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आपका क्लैरिफिकेशन आ जाता है। और आप अगर चीजों को अच्छे से करते, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर NSEP एक साल में कर लें, अभी कर लें, और मैंने बोलता हूं देखो हम तो पढ़ाएंगे भी आप, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश ये करिए कि अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। आप हो सकता है कि इस साल आप जब NSEP दें तो आप मैकेनिक्स की दम पे दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन अगले साल जब आप देंगे तो आप पूरा होलिस्टिक देंगे, इस साल का एक्सपीरियंस भी जुड़ेगा और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आगे तक आपको काम आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हमेशा ये सोच के काम करेंगे सर एक साल में नहीं होगा तो नहीं करें। बेटा आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा सर इस साल अगर मैकेनिक्स खत्म हो गई, और ऑब्वियस सी बात है 11th का और 12th का सिलेबस बड़ा है, 2 साल में कंप्लीट होता है। आप छोटे होने के बाद उस 2 साल के सिलेबस को 1 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो अनडाउटेडली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा। सोचिएगा इस सब बातों को, क्या उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप हैं? अगर हैं तो ऐसे सोचिए, नहीं है तो शांति से पढ़ाई करिए साथ में जुड़ के, और 11वीं के साथ दीजिए, देन हम 12वीं के साथ देंगे। तो क्लियरिटी इन द थॉट शुड बी वेरी गुड। ठीक है, हाँ तो ट्राई करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट आप आ जाइए इम्तियाज और ज्वाइन करिए फटाफट हमारे साथ। ठीक है हर्षित, HCV के बाद इरोडो को अटेम्प्ट करें हमेशा। थैंक यू। हाँ बेटा 12th के साथ देखो, जल्दबाजी के साथ क्या होता है ना, ना पढ़ पाओगे ना छोड़ पाओगे, वो बहुत बेकार सिचुएशन होती है, उसको मत करिएगा। हर्षित बेटा बताया ना, इरोडो HCV के बाद इरोडो करिएगा, HCV के बाद इरोडो करिएगा हर्षित। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, थैंक यू। सभी लोग जल्दी सब्सक्रिप्शन बेटा जिसको लेना है वो इस कोर्स में जल्दी से ले लीजिए।